जय श्री राम एवरीवन। चलिए बेटा, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आपको ये काम करना है बेटा। आपके पूरे टॉपिक में आपको इसी फॉर्मेट में सारे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जिसमें हमने एक एक आइटम को कंसिडर किया था। यहाँ पे हमने बोला था ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। 4 चीज़ें चाहिए, MV, FR, SR, AR। प्रॉपरली कंपैरिजन करेंगे, हमारा GAV आ जाएगा। हमने फिर बोला म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना होगा आपको। म्युनिसिपल टैक्स के बाद 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन। तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अपना डिस्कशन हम म्युनिसिपल टैक्स से स्टार्ट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ ऐसे फॉर्मेट्स, ये सारे आइटम्स। हाँ, हमको ये डिस्कस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्स बेसिकली चार्ज किया जाता है म्युनिसिपैलिटी के थ्रू, ठीक है। आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उस पर जो म्युनिसिपैलिटी वाले हैं वो टैक्स लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम संपत्ति कर के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे बच्चे, म्युनिसिपल टैक्स आपकी जो GAV आई है, GAV मतलब आपके बिल्डिंग के रेंटल वैल्यू, उसमें से जो आपने गवर्नमेंट को म्युनिसिपल टैक्स दिया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन यूं ही माइनस नहीं कर देंगे, उसके भी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। कंडीशन नंबर 1, मस्ट बी पेड मीन्स नॉट इन ड्यू बेसिस। माइनस करने का अधिकार तभी होगा, माइनस करने का अधिकार आपको तभी मिलेगा जब एक्चुअल में वो पे हुआ है। एक्चुअल में पे हुआ है, ऐसा नहीं कि इस साल का इतना ड्यू है इसको भी माइनस कर देते। नॉट अलाउड फॉर एनी और सम ऑफ ईयर। अभी हम कौन से ईयर में खड़े हैं बेटा, 2022-23 में मान लीजिए, ठीक है। और मैंने मान लीजिए 2018-19 का टैक्स पे किया था, हाँ, 17-18 का टैक्स पे किया। इस साल मैंने 17-18, 18-19 का टैक्स पे किया। तो पता है, भले ही मैं 22-23 में खड़ा हूं, बावजूद उसके इस टाइम जो टैक्स मैंने पे किया था उसको भी इस साल माइनस कर सकता हूं, क्योंकि ये कैसे हो रहा है, पेड बेसिस पे। तो किसी भी साल का या किसी भी साल के टोटल का, अगर आप बोले सर पिछले 10 साल से हमने म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं किया, पे नहीं किया था, इस साल हम पिछले 10 साल का टैक्स एक साथ पे कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल का जो टैक्स है उसको आप एक साथ इसी साल माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया जाएगा किसके लिए, ओनली फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी को आपने बेसिकली किराए पे दिया है, केवल उसका म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया जाएगा और कुछ नहीं। लास्ट में मस्ट पेड बाय द ओनर। जो बंदा हमारा SSC है, जिस बंदे पे हम टैक्सेबल, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं, उसी को पे किया होना चाहिए, दूसरे के थ्रू नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रेंट पे रखते हैं लोगों को और उनको क्या बोल देते हैं कि देखिए जी, हमारे बिल्डिंग का जो रेंट है वो जो भी है 5 लाख 10 लाख जो भी है, और फिर उसके बाद हम उनको बोल देते हैं कि इसके एडिशन में आपको ना हमारे घर का म्युनिसिपल टैक्स भी पे करना होगा। इस केस में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप SSC हो, आपका किराएदार SSC नहीं है, तो यहां पे टैक्स पे करने की जिम्मेदारी आपकी आती है। एंड दिस इज डायरेक्ट टैक्स, नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पे शिफ्ट कर दो। गेटिंग पॉइंट बेटा। तो 4 बातें। पहली बात, पेड होनी चाहिए। किसी भी साल या कुछ ईयर्स के टोटल का भी आप पे करके डिडक्शन ले सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है ओनली लेट आउट प्रॉपर्टी, केवल उसी प्रॉपर्टी का जिसको आपने किराए पे दिया है। और चौथा आता है पेड बाय द ओनर, ओनर को ही ये डिडक्शन अलाउड है, तो पे भी ओनर को ही करना होगा। इज दैट क्लियर? ठीक। अब अगले पॉइंट पे आते हैं मेरे बच्चे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्या समझाया था। सबसे पहले आपको निकालना है GAV। GAV में म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। अब इस एनएवी में हाँ डिडक्शन मिलता है आपको, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। और ये क्या बोलता है, इसमें दो कैटेगरी के डिडक्शन मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा 30% फ्लैट डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, IOBC। इसकी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, इसकी बातें अभी कर लेते हैं। देखिए ऐसा है बेटा, इनकम टैक्स क्या बोलता है एसएससी को कि भाई साहब आपकी बिल्डिंग से, आपके मकान से आपको किराए की इनकम हो रही है। हमने बोला हो रही है, बिल्कुल हो रही है, आपको उसमें टैक्स देना होगा। एसएससी का ये आंसर है कि भाई जो टैक्स है वो तो नेट इनकम पे होना चाहिए ना। नेट इनकम मतलब मैंने किराए लिए हैं, मान गए, लेकिन मैंने उस किराए के रेस्पेक्ट में खर्च भी तो किया है। रिकवरी के लिए खर्च किया है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस कराया, वाइट वॉश कराया, किराएदार को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, ये सारे खर्च भी तो माइनस होने चाहिए। ठीक है बेटा, और ध्यान से समझिए, इन सारे खर्च का कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे अगर आप अपना घर का वाइट वॉश कराएंगे, कोई लेबर को बुला के अपने घर का आपने वाइट वॉश कराया, तो क्या लेबर आपको रसीद या किसी तरह से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देता है कि हाँ जी मैंने इनके घर का वाइट वॉश कराया है? या अगर आपने किसी मिस्त्री को या कारपेंटर को बुला के घर का थोड़ा बहुत मरम्मत कराया, तो कारपेंटर क्या आपको किसी तरह से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देता है कि उसने आपके घर में मरम्मत करी है? नहीं देता। तो इस केस में ढेर सारे डिस्प्यूट अराइज होते थे। दैट इज वाई इनकम टैक्स ने बोला एक काम कीजिए, जो भी आपका जीएवी आएगा, जो भी आपका जीएवी आएगा, जीएवी से आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लीजिए। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद आप पहुंच जाएंगे एनएवी पे। तो जो भी आपके बिल्डिंग का एनएवी आएगा, जो भी आपके बिल्डिंग का एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू आएगा, उसका सीधा सीधा 30% लगा दीजिएगा और अपनी जुबान बंद रखिएगा। हमसे अब किसी तरह से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मत मांगिएगा, समझे कि नहीं? हम दे रहे हैं आपको 30%, आपके एनएवी का 30% हम दे रहे हैं आपको। उसके बाद तो कोई खर्चा नहीं हो सकता ना सर, अगर उससे ज्यादा हो गया तो भी 30% लेना है। सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी साल कोई 1 रुपए का खर्चा ही ना हो। बिल्डिंग पे हर साल खर्चा करना जरूरी थोड़ी ना होता बेटा, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स ना। तो फिक्स्ड एसेट्स पे हर बार खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, जब आवश्यकता होगी मरम्मत वगैरह तो हम करा देंगे। तो बोले अगर किसी साल आपका एक्सपेंस 0 है, बावजूद उसके हम बोल रहे हैं कि आप 30% माइनस कर लेना। हर साल आप अपने एनएवी का 30% डिडक्ट कर लेना। बस इसके लिए एक कंडीशन है कि आप अपना मुंह बंद रखेंगे। किन चीजों के लिए? अपने किए गए खर्चों के लिए। वहां पे आप हमको लिस्ट मत बताना कि सर मैंने बिल्डिंग में ये खर्चा किया, वो खर्चा किया। भैया शांत रहिए, हमने आपको सीधा सीधा क्या बोल दिया? 30% मिलेगा बस। ठीक है, खर्चा करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, तो हम आपको सीधा सीधा 30% दे देंगे। बरोबर मेरे बच्चे? तो अभी कहां पहुंच गए हम लोग? हम पहुंच गए, सबसे पहला हमने लिया था जीएवी। जीएवी में म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया था। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद आंसर आ गया था एनएवी। अब एनएवी से हमको अंडर सेक्शन 24 30% डिडक्शन करने थे। इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, सीधा सीधा जो एनएवी की वैल्यू आएगी उस पर आपको 30% लगा देने हैं। ठीक है, इसी में दूसरा डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये अभी मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इज दैट क्लियर? चलिए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कहानी क्या है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है, ठीक है जी, बोरोड कैपिटल बोलिए या फिर लोन बोलिए, एक ही बात है। सेक्शन है अंडर सेक्शन 24B, बोलता है हमारे पास लोन जो होगा, बिल्डिंग को बनाने के लिए जो हमने लोन लिया है, एक्वायर करने के लिए जो लोन लिया है, उसके 2 कैटेगरी के इंटरेस्ट बनेंगे। एक को बोलेंगे प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, और बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, या मैं बोलूं कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलिए या फिर कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलिए। प्रीवियस ईयर बोले तो पिछले साल कितना लोन बनता है, इसको ऐसे समझेंगे, देखेंगे बेटा। मान लीजिए हमने 2015 में लोन लिया, क्योंकि उस साल हमको अपनी बिल्डिंग बनानी थी, बरोबर। फिर 2015 से लेके 2020 तक हमारी बिल्डिंग बनती रही, ठीक है। अभी हम खड़े हैं 22-23 में, ठीक है। तो 2020, 21 के बाद आता है 22-23, ठीक है जी। मेरे बच्चे, आपकी बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई? यहाँ पे हुई, आपकी बिल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई, ठीक है। मान लीजिए कि ये कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2020 को, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस पीरियड पे आपके बिल्डिंग का चल रहा था कंस्ट्रक्शन, 5 साल लग गए। मान लीजिए आपके बिल्डिंग का क्या चल रहा था? कंस्ट्रक्शन चल रहा था। यहां पे आपकी बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, ठीक है बेटा। आप इस टाइम पे खड़े हो, आप हो इस स्टेज पे, ठीक। अब आपने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया था। एट द रेट ऑफ कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10% ले लेते हैं, 10% से, ठीक है। तो आपकी बिल्डिंग यहां पे रेडी हुई, जाहिर सी बात। तो आपने रेंट पे कब चढ़ाया होगा? 2015 से लेके 2020 तक रेंट पे दिए होंगे क्या आप लोग? सोचिए जरा, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। कभी ऐसा पॉसिबल है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग पे, कोई आदमी किराए पे रहने चला जाए? क्या ये चीजें पॉसिबल या फिजिबल नजर आती हैं क्या? इम्पॉसिबल है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली आपने रेंट पे दिया होगा, आपको रेंटल इनकम हुई होगी 2020-21 में, ठीक। और इस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जरा मुझे बताइए, आपका लोन कब से था? आपका लोन था 2015 से। जहां से आपने लोन लिया है, बैंक से लिया, कहीं से भी लिया, उसने इंटरेस्ट कब से लगाए हैं? उसने इंटरेस्ट लगाए होंगे 2020 से? बिल्कुल नहीं, उसने इंटरेस्ट लगाया होगा 2015 से। जिस दिन आप लोन लेके आते हो, दूसरे दिन से आप पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू हो जाता है। इसका मतलब आपने इस कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इंटरेस्ट दिया होगा। जिस टाइम आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे थी, बन रही थी, उस टाइम भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। बोलिए हाँ या ना। जिस टाइम आपने बिल्डिंग को रेंट पे दिया था, उस टाइम भी आपकी इनकम हुई होगी, बरोबर। और इस टाइम आपने इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, जिस टाइम हमको इनकम हो रही है, उस टाइम अगर कोई हमसे इंटरेस्ट ले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी इनकम में से इंटरेस्ट निकाल के दे देंगे, कोई इशू नहीं है। बट जिस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस टाइम कोई इंटरेस्ट मांगे तो वो तो हमारे लिए एक्स्ट्रा चार्ज हो गया ना। एक तो कंस्ट्रक्शन में खर्चे अलग हो रहे हैं, ऊपर से इंटरेस्ट की वैल्यू, इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स ने बोला कि आपको हम दोनों का बेनिफिट देंगे। पिछले साल जो आपने इंटरेस्ट दिया है, उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट है ना कंस्ट्रक्शन पीरियड का, टोटल में कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल जो इंटरेस्ट है, उसका भी बेनिफिट देंगे। लेकिन एक साथ नहीं देंगे, हम उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। तो मान लीजिए यहां इंटरेस्ट का वैल्यू, मान लीजिए विदाउट एनी कैलकुलेशन हम ये मान लेते हैं, यहां वैल्यू आ गई 40,000 रुपए और यहां की वैल्यू आ गई 8,000 रुपए। तो पिछले साल आपने 8,000 इंटरेस्ट दिया और पिछले कंस्ट्रक्शन के दौरान, जिस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस टाइम आपने 40,000 का इंटरेस्ट दिया। अब हम क्या बोलेंगे कि देखिए, एनएवी में से 30% तो माइनस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना बचा हुआ है, बट उसको यूं ही माइनस नहीं कर सकते। उसको कैसे करेंगे बेटा? उसको हम कैसे करेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए 2 कैटेगरी कंसीडर करेंगे। पहला बोलेंगे प्रीवियस ईयर लोन और इसको बोलेंगे पीसीपी,
व्हाट इज पीसीपी? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या फिर बोलिए कंस्ट्रक्शन पीरियड लोन इंटरेस्ट। बेसिकली यहां पे इंटरेस्ट की बात चल रही है तो यहां पे इंटरेस्ट लिखना आवश्यक है। तो प्रीवियस ईयर का लोन पूर्णतः 100% ले लेंगे आप 8,000 रुपए, प्रीवियस ईयर का पूरा ले लेंगे 8,000। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या करेंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय 5, तो वैल्यू हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 8,000। तो इस साल एक असेसमेंट ईयर में आपको 16,000 रुपए का डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई? एक फ्रेमवर्क दिमाग में गया कि कैसे करना है, क्या करना है। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज हैं, उसको भी जरा रीड कर लेते हैं। लॉज में सबसे पहला कैटेगरी प्रीवियस ईयर का लेंगे बेटा। सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, ड्यू अमाउंट, जितना अमाउंट लोन का बचा हुआ है, मल्टीप्लाई रेट, जिस परसेंट पे आपने लोन लिया है, मल्टीप्लाई पीरियड। पीरियड में नॉर्मली 12 महीने का होगा। अगर आपने 12 महीने से पहले अपना लोन का कुछ पार्ट या पूरा लोन चुका दिया है तो ये पीरियड उसके बेसिस पे कम हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली वो कम हो जाएगा। एग्जैक्टली आगे समझते हैं। कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है और ढेर सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो प्लीज केयरफुली चेक करेंगे बेटा। हमने क्या लिखा? अमाउंट, ड्यू अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड डिवाइडेड बाय 5। तो यहां जो भी आंसर आएगा उसको फाइनली हमको डिवाइडेड बाय 5 करना है। ठीक है, अब ये जो पीरियड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड को कैसे काउंट करेंगे? हमको चाहिए होगी एक स्टार्टिंग डेट। तो जिस दिन से आपने लोन लिया, जिस दिन से आपने लोन लिया, केयरफुली एंडिंग डेट हमको कौन सी चाहिए? immediately previous 31st March from the date of house is constructed। देखिए स्टार्टिंग डेट क्या है? जिस दिन आपने लोन लिया। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली एंडिंग डेट कौन सा लेंगे? वो डेट जिस दिन आपका बिल्डिंग कंप्लीट हुआ, उस डेट को नहीं लेना है, उससे जस्ट पहले वाले 31 मार्च को। जिस दिन आपका बिल्डिंग कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाले 31 मार्च को लेना, उस दिन को नहीं लेना है जिस दिन आपका बिल्डिंग कंप्लीट हुआ। आप पहले टारगेट बनाइए, जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है जी, इस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, उसके जस्ट पहले वाले 31 मार्च को। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अगर इन चीजों को और क्लियर करना है तो चलिए जरा इन टेबल में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोले लोन अमाउंट 10% पे है 10 लाख रुपए का। ठीक है, लोन टेकन 1/4/2012, बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है 30/5/2015। तो मेरे बच्चे ऐसा होगा, ये ए के लिए हम यहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। लोन अमाउंट कितना है? 10 लाख, ये तो मैं लिखूंगा ही, इनटू 10% रेट इनटू पीरियड। अब पीरियड कैसे काउंट करेंगे? आपने लोन लिया 1/4/2012 और बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई? 30/5/2015। अब सोचिए 30/5/2015 से पहले कौन सा 31 मार्च आता है? 31 मार्च 2015। तो हम कैसे करेंगे? 1/4/2012 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच में जो पीरियड आएगा, इसके बीच में नॉर्मली मुझे लगता है ये 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 36 मंथ आएंगे। तो ये 36/12 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मैंने इस दिन को नहीं लिया, इसके जस्ट पहले वाले 31 मार्च को लिया है। आपको भी इन कंडीशंस पे सेम काम करना होगा। जैसे अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? 10 लाख इज योर अमाउंट, तो 10 लाख तो हमको यूं लिखना होगा, लगाएंगे 10% भी लगा दिया। अब चाहिए हमको पीरियड, मंथ। मेरे बच्चे यहां पे ध्यान से देखिए, आपका बिल्डिंग स्टार्ट कब हुआ है? 1/4/2015 को। ठीक, 1/4/2015। और बिल्डिंग कब कंप्लीट हुआ है? 31/3/2018, 31 मार्च 2018 को। 1/4/2015 से स्टार्ट हुआ, सॉरी आपने लोन लिया ना, आपने लोन लिया 1/4/2015 को। ठीक है, बिल्डिंग के लिए लोन लिया 1/4/2015 को और आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31/3/2018 को। और हमने क्या बोला था? जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट होगा। बिल्डिंग कब कंप्लीट हुआ है? 31/3/2018।
इससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च, भले ही वो डेट 31 मार्च ही क्यों ना हो। अभी देखिए आपके मन में क्या आएगा, सर ये तो बढ़िया हो गया, 31 मार्च 2018 है। नहीं, हमको डेट चाहिए 1/4/12 से 31 मार्च 2017। बिल्डिंग आपकी 31 मार्च 2018 को कंप्लीट हुई है, तो जिस दिन कंप्लीट होगा उससे पहले वाला 31 मार्च, तो यहां पे आपके आ जाएंगे 24 महीने डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेटर्स आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? सेम चीज इसके लिए भी लग जाएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक। बस आप मुझे मंथ बताएंगे कितने मंथ आते हैं, ठीक है बेटा। कमेंट करके या किसी भी तरह आप मुझे बताएंगे कि ये मंथ कैसे आते हैं, कितने मंथ का आता है। इज दैट क्लियर? चल थोड़ा और आगे चलें क्या? इसी में एक नोट लिखा हुआ है, क्या बोला है बेटा, पढ़ेंगे जरा ध्यान से। देखिए क्या लिखा है, इफ कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर 31 मार्च 1999, अगर आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 1999 से पहले हो चुका है, टोटल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विल बी मैक्सिमम 2 लाख। अभी दो कैटेगरी के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आपकी बिल्डिंग काफी बड़ी है, ठीक है बेटा, और उसको आपने कब कंस्ट्रक्शन करवा डाला है, 31 मार्च 2000, आई थिंक इट शुड बी ना 31 मार्च, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, 31 मार्च 1999, ठीक है। 31 मार्च 1999 को आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अगर उस पे इंटरेस्ट का अगर आप कैलकुलेशन करें तो पता चलता है कि प्रीवियस ईयर का 2 लाख, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 3 लाख, तो ऐसे टोटल 5 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है बेटा, यहां पे मैक्सिमम आपको मिलेगा 2 लाख रुपए, दोनों को मिला के केवल 2 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी है और गवर्नमेंट की नज़र में आपने अभी तक लोन सबमिट नहीं किया, लोन रिपे नहीं किया, इसका मतलब आप इंटरेस्ट से होने वाले फायदे को अननेसेसरली अपने एडवांटेज में तब्दील कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि हम तो लिमिट लगा देंगे, हम 2 लाख रुपए तक का ही आपको डिडक्शन देंगे, उससे ज़्यादा डिडक्शन हम आपको नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? ठीक, तो क्या क्या सीखा बेटा आज की वीडियो में हमने? आज की वीडियो में सबसे पहली चीज़ हमने समझा म्युनिसिपल टैक्स, 4 कंडीशन। पहला क्या बोला? मस्ट बी पेड। दूसरा एनी ईयर और सम ऑफ ईयर। तो यहां पे हेजिटेट मत करना कि सर 3 साल के एक साथ माइनस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बस वो पेड होना चाहिए। और पेड किसके हाथों होना चाहिए? ओनर के हाथों। किस प्रॉपर्टी के लिए? ओनली फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। खुद के घर का म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया और बोला कि हम उसको माइनस करेंगे, अलाउड नहीं है। जहां आप रहते हैं वहां का म्युनिसिपल टैक्स अगर आप पे करें तो वो अलाउड नहीं होगा। म्युनिसिपल टैक्स हमने बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन, सिंपली जो भी एनएवी आएगा उसका हमको लेना है 30%। कोई लाग लपेट, कोई इसमें बीच की बातें नहीं है बेटा, जो भी एनएवी आएगा सीधा 30% माइनस कीजिएगा और कुछ नहीं है। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसको थोड़ा आपको केयरफुली करना होगा। प्रीवियस ईयर का लोन सिंपली ड्यू अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड, जो नॉर्मली 12 महीने को होगा तो 12/12 ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पीरियड का लेंगे तो अमाउंट तो गिवन रहेगा, रेट भी गिवन रहेगा, पीरियड हमको कैलकुलेट करने हैं। दोबारा से समझिए, जिस डेट से आपने लोन लिया से लेकर चेक करेंगे कि बिल्डिंग कब कंप्लीट हुआ। जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हुआ उसके जस्ट पहले 31 मार्च, एग्जैक्टली वो पीरियड काउंट करने हैं, डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करने के बाद ये दोनों आपके डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में कवर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।